कहा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत में हुए जो चुनाव थे उसमें विदेशी दखल था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को विदेशी एजेंसियों के टूल करार दे दिया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने की ग्लोबल साजिश का यह हिस्सा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि ट्रंप के बयान से साबित हो गया है कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इसका इशारा पीएम मोदी ने अपनी महाराष्ट्र की रैली में भी दिया था, उसका जिक्र उन्होंने ये भी किया। इसको लेकर के हो गई है सियासत गर्म। लोकसभा चुनाव में अमेरिकी फंडिंग को लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस इस मसले पर एक दूसरे के सामने है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। जाहिर है भले ही ये अमेरिका का अंदरूनी मामला हो, वहां पर राजनीतिक विरोध के बहाने इसका खुलासा किया गया हो, लेकिन सच ये है कि भारत के चुनाव से इसका तार जुड़ना एक नए सियासी फसाद की वजह बन गया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस खासकर राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। पहले अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी का 2023 का वीडियो शेयर किया और साफ करने की कोशिश की है कि सारे सीक्वेंस बताते हैं कि किस तरह पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने भी सरकार से इस मसले में स्पष्टीकरण मांगा और श्वेत पत्र जारी करने की मांग रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार से यूएसएआईडी की फंडिंग को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यूएसएआईडी इन दिनों चर्चा में है। ये एजेंसी 3 नवंबर 1961 को बनाई गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के दावे पूरी तरह से बेतुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी कर स्पष्ट करना चाहिए कि यूएसएआईडी ने अब तक किन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को फंडिंग दी है। वहीं इस मामले में अब विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है, जिसमें मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक यकीनन चिंता की बात है और भारत के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल से जुड़ी है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आरोपों की जांच सरकार करा रही है और इन आरोपों की तह तक जाएगी। We have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. बहरहाल इस मुद्दे पर उठा सियासी शोर माना जा रहा है कि आसानी से नहीं थमने वाला है। भले ही ये अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप सरकार के बीच नीतियों के टकराव का मुद्दा हो, लेकिन भारत में भी सियासी जंग छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आखिरकार ये है क्या? वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका का पैसा बचा रहा हूँ। तो आखिरकार उन जिन देशों को वो कह रहे हैं पैसा दिया गया, उन देशों को देने का क्या काम था? भारत अगर उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बना, भारत भी नहीं कहें कि ये कहें कि चुनावों को इफेक्ट करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए बना, तो आखिरकार भारत को इसकी क्या ज़रूरत थी? या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, या किसी पार्टी ने लिया, या फिर पार्टी विशेष ने लिया? और ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है, कई लोग जो है वो इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और आज इस पर सियासत भी खूब गरमाई। बीजेपी ने खुल करके जवाब मांगा है कांग्रेस से। कांग्रेस कह रही कि श्वेत पत्र ले आओ। ये $21 मिलियन है। ट्रंप कह रहे बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया और बाकी इन सबको दिया वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यहां पर इसको लेकर के सियासत होना लाजमी है। एक तो ये कि पैसा गया कहां, आया कहां, ये बताने की जिम्मेदारी क्या अमेरिका की नहीं है? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है कि किस $1 मिलियन हम उनको क्यों दें।
वाई वी शुड गिव इंडिया, ये हमारा पैसा हम बचाएंगे। वो ठीक है, अपने घर वालों को कह दिया, बचा दिया। यहां पे दिया तो दिया किसको? अब बीजेपी कह रही है कि, क्योंकि मैं दो समकक्ष में रखना चाहता हूं, यहां पर बीजेपी कह रही जो कि सत्ता में चुन के आई पार्टी है कि हमने तो देखो चुनाव के वक्त कहा था कुछ ऐसी ताकतें हैं जो यहां पर पैसा डाल रही हैं, और इसका जिक्र मोदी ने भी किया था। अमूमन अगर मैं थोड़ा सा सेफोलॉजी और जो विदेशी फंडिंग इन सब चीज़ों की बात करूं, वो तब डाला जाता है, या जैसे अमेरिका अगर डालता है वो अफ्रीकी मुल्कों में, नाइजीरिया, सोमालिया और फलाना और इन सब में, वो इसलिए डाला जाता है जब आपको एक सत्ता परिवर्तन करना होता है, कू करवाना होता है, कुछ करना होता है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मैं इस पूरी कहानी को सम अप करता हूं और यहां इंडियन पॉलिटिक्स पे ले जाता हूं। पहले अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए, ये अचानक ही कहां से आ गया? बाइडेन ने दिया, किसको दिया? भारत ने दिया, नॉन ऑर्गेनाइजेशन किसको दिया? फिर हम यहां की पॉलिटिक्स पे आते हैं। हमारे हो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, काफी दूर हूँ, तो मैं आपसे दूर से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इशू है अबाउट यूएसएड, जो पैसे दे रहे थे फॉर इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट भारत के अंदर, सर मैं उस देश में रहा हूँ, इस संस्था को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। नपुंसक संस्था है और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं। आपको याद होगा 1991 में शायद, जब मैं यमन के इलाके में था, तो उन लोगों ने वोट किया था अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स को, इराक इन्वेजन या किसका था। तो उस समय जो अमेरिकी राजदूत थे वहां पर, वो बोले यमनी राजदूत को कि तुमने जो नो बोला है ना, अब कल से सब कुछ ठप। यूएसएड ने अपना काम वहां बंद कर दिया था। दिस इज अ टोटली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रश्न ये उठता है सर, हमारी ट्रेनिंग होती है, जनरल सेवाज साहब भी वहां पर है, मैडम भी वहां, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन विदेश सेवा में हमारी ट्रेनिंग होती है। एक तो आप बताएंगे कि जी उस आदमी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये आपका काम है। मेरा काम 52 साल हो गए कूटनीति में, क्यों किया है उसने, क्यों, व्हाट इज द मोटिव? अब मैं आपसे ये पूछता हूं सर, और हो सकता है कि आप मुझे समझा सकें कि अगर आपने $21 मिलियन वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए किया है एक देश में जहां 2/3 ऑलरेडी वोट करते हैं, कैसे करोगे? क्या जो घर में आलसी वोटर्स हैं उनको पैसा दोगे? क्या उनको भोजन दोगे और ट्रांसपोर्ट दोगे इलेक्शन डे पे? क्या कुछ खास कंस्टिट्यूएंसीज और स्टेट्स में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा? आपको ये लिस्ट किसने दी थी जहां पर आपको लगता था, उन लोगों को जो एनालिस्ट हैं उनको लगा कि शायद यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं उनको कमजोर किया जाए? हाउ डू यू डिसाइड? 21 मिलियन मेरे को छोटा पैसा नहीं है सर, मेरे पास तो $21 भी नहीं होंगे बैंक के अंदर, लेकिन हाउ डू दीज फेलोज डिसाइड कि ये कैसे करेंगे? और मैं इसकी एक कहानी बता देता हूँ यूएसएड के बारे में। विल यू गिव मी अ मिनट मोर सर? 1 मिनट और देंगे मुझे? जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए सर। आर्मीनिया में आपका राजदूत था, जहाज में आर्मीनिया के राष्ट्रपति और मैं दिल्ली से आगरा जा रहे थे, वो स्टेट विजिट पे आए, तो उन्होंने कहानी सुनाई यूएसएड की। हंसते हंसते कहने लगे, देखिए साहब, हमारे देश में एक शेपर्ड अपने शीप को लेकर, अपने बकरियों को लेकर जा रहा था, तो एक व्यक्ति आता है बड़ी सारी लंबी चौड़ी गाड़ी में, हमवी शम्वी जो जनरल से बात जानते हैं, कई एंटेना लगे हुए हैं, और फिर वो शेपर्ड से कहता है, भाई मैं तुम्हें 3 जानकारी दूंगा, उसके बदले में तुम्हारा एक मैं बकरा ले लूँ। कहता बिल्कुल ठीक बात, और कुछ नहीं कहता। तो कहता बताता हूँ, आपको पता नहीं आपकी कितनी बकरियां, आपके पास 340 है, उनका फैट कंटेंट 18% है, और शिकागो स्टॉक एक्सचेंज पे ये उसकी कीमत है। तो वो जो, और फिर वो उठा के, क्योंकि वादा था, उठा के एक जानवर अपनी गाड़ी में रख लेता है। तो वो जो शेपर्ड था वो कहता है, सर आप यूएसएड से हैं, एक तो आप मुझे बता रहे हैं मेरे पास कितनी बकरियां, मैं रोज गिनता हूँ, दूसरा क्या फैट कंटेंट है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो पूरी बकरी बेचता हूँ, तीसरा शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में क्या कीमत है, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे कैसे यकीन हुआ आप यूएसएड के, जो जानवर आपने अपनी गाड़ी में रखा वो कुत्ता है, बकरी नहीं है? तो इससे पता लगता है कि दीज फेलोज हैव नो आइडिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन दखल अंदाजी में। और सर 2003 से भारत किसी से मदद नहीं लेता, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। वी स्टॉप टेकिंग ओडी, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, किसी से 150 देशों की हम मदद करते हैं, लेकिन एक क्लॉज था कि एनजीओज को ये फंड कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे चलने दीजिए सर, फोर्ड फाउंडेशन ने भी बहुत फंडिंग की, वो कुंडाकुलम जो तमिलनाडु में है ना, एक पावर प्रोजेक्ट, हाँ हाँ हाँ, 2002 में बना था, शुरू कर दे। क्यों सर? क्योंकि वो प्रोजेक्ट बना था रशियन टेक्नोलॉजी के साथ, हमने अमेरिका से नहीं लिया। आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत है? जहां जहां, और फिर एक मैडम होती थी नदी के ऊपर, उनका नाम है, उन्होंने भी बहुत मुखालफत की थी, वो जो गुजरात राइट्स हुए थे ये वो, और जो यूएसएड का पैसा उनको गया था। बाद में हमें पता लगा कि 3/4 उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया था। सो दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस ये लोग जो करते रहे। सर मैं राजदूत रहा हूं 6 देशों में, 6 के 6 देशों में कहते हैं कि ये यूएसएड का पैसा हटाने दो यार, खा पी के हम डिकार मार के चले जाएंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। These fellows have to understand कि सबसे बड़ा यूएसएड कहां खर्च कर रहा था? यूक्रेन में। अरे भाई यूक्रेन में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, जबकि वहां का राष्ट्रपति कहता है मैं दुनिया का नंबर 2 अमीर देश हूं अमेरिका के बाद। Why are you wasting your money there?
तो इसमें अगर जब हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, इसमें पॉलिटिक्स मत खेलिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है सर। भारत के संतान हो, आप भी भारत के बेटे, हम सब भारत के बेटे हैं। दिस मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड। और अगर कोई एनजीओ इसके पीछे हैं, सर सरकार अगर ये प्रोग्राम देख रही है, आपका प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके ठीक सर तो कहूंगा लटका नहीं दो, लेकिन में डालिए नहीं जो ठीक है, पैसा उसने सबसे पहले जो है वो डॉज बनाया। डॉज ने जो है ये ठीक है, उसके बाद जो है वो टेस्ला चीफ आए, उसको जिम्मेदारी दे दी, उसने बंद कर दिया। और ट्रंप ने कल ये कह दिया। पूर्णिमा, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, यूएस एड के नाम पे जो गोरख धंधा चल रहा था भारत में, अब तो इसका मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी पे गाज गिरी थी तो ठीक कह रहे थे वोरा साहब कि वो जो एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती थी, वो फलां काम करती, उसके अंदर खाते निकलता क्या था, इलेक्शन अफेक्ट करना, फिर पार्टी अफिलिएशन। तो मैं बाद में जाऊंगा, चलिए इस पर सियासत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट या मुद्दा ये करते कैसे, सिवाज साहब के पास जाऊंगा। लेकिन उससे पहले पूर्णिमा, क्या क्या ये यूएस एड जो है, चलिए अब तो ट्रंप ने खुल करके कह दिया, अब कल हमने वो वहाँ पे उसको यूनुस खान को हटाना था, यूनुस खान को लाना था, उसको हसीना को हटाना था, तो बांग्लादेश का एड और तमाम पाकिस्तान में भी पैसे दिए, तमाम चीज़ें। क्या ये रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों झुकते रहे हैं और यूएस एड क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है, और इस तरीके से अफेक्ट जिसे करना है कि बाकी चीज़ों को अस्थिर करना, जो कुछ स्थिर होने जा रहा है उसको अस्थिर करने की चीज़ें भले नॉन गवर्नमेंट को दी जाती नहीं, कि ये दोनों तरफ से की जाती रही है। और अब ये जो मूव है, अब आप इसे कैसे देखती हैं पूर्णिमा, क्योंकि आप इंडियन ओरिजिन से भी हैं, तो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब क्योंकि इस गाज इंडिया तक पहुंची कि 21 बिलियन क्यों दे रहे थे, अब इसको बंद करेंगे, जाहिर सी बात है वो पिछली बाइडेन सरकार के वक्त जो है यूएस एड का ये एड गया होगा, ये है क्या फिर पूरा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जो मैं जो सोचती हूँ यहाँ पे सिचुएशन बहुत गंभीर सी है। आप नेशनल सिक्योरिटी कर लो, लेकिन मैं अक्सर हिंदू राष्ट्र की के बात करती हूँ और उसको सपोर्ट भी करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन ज़रूर हूँ, लेकिन इंडिया के साथ मेरा ताल्लुक रहेगा, हमेशा रहेगा, मेरे बच्चों को भी ताल्लुक रहेगा, क्योंकि एक हिंदू होने के नाते मैं कहीं पे भी रहूं, इंडिया और इंडिया की जो लैंड है उसके साथ हमारा हमेशा रिश्ता रहेगा। और दो तीन इनिशिएटिव में मैं काम भी कर चुकी हूँ। एक ऑब्वियसली आई एग्जिट है, जो इंडियन एग्जिटिंग लेफ्ट है, और दूसरी है इंडिया हिंदूज एंड ट्रम्प। बेसिकली हिंदू वोटर्स जो है उनको ट्रम्प की तरफ लेके जाने के लिए उसके ऊपर काम किया है। देखिए, तो क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे, सबसे बड़ा लूजर कौन है इसमें, ये हमेशा हिंदूज ही रहा है। हिंदूज जो है अफगानिस्तान को खोया है, बांग्लादेश को खोया है, पाकिस्तान का लैंड को खोया है। ऑब्वियसली हम अब नेपाल पे नहीं जा रहे, या ना म्यांमार और श्रीलंका तक नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया में जो हम देख रहे हैं, इंडिया में जो कन्वर्जन का जो सिचुएशन चल रहा है, या तो इस्लामिक कन्वर्जन चल रहा है, तो क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है। इट्स क्वाइट डेंजरस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग द मेजॉरिटी हिंदूज। अब कन्वर्जन की बात करो, अब कैथलिक चर्च ओन्स मोर लैंड देन द वक्फ बोर्ड। सेकंड लार्जेस्ट लैंड कैथलिक चर्च ओन करता है, और वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंड। अब हिंदूज के पास क्या है? अब कैथलिक चर्च के अब पास क्या है? स्कूल्स है और हॉस्पिटल्स है, और वक्फ बोर्ड कहीं पे तो भी ये जाके 21 कुछ बिलियन भी किसको दे रहा था? convert- यूएस एड जो है ये 21 बिलियन किसको दे रहा था जिसको बंद हुआ है? फैक्ट हिंदू होता है, ठीक है, मैं आपका ये नैरेटिव समझ गया, भले वो गुजरात राइट्स का उन्होंने जिक्र किया हो, मतलब फिर ये क्या चल रहा था? लेकिन यूएस एड तो अभी ये आ गया ना, ये $218 मिलियन कैथलिक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर गया है, जो एक्चुअली मणिपुर में फोर्स कन्वर्शन करवाया है, और इनफैक्ट एंटी इंडिया एंटी मोदी एजेंडा खड़ा करवाया है। और ये सब सिर्फ साइलो में नहीं हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मणिपुर के बाद जिक्र मैं इसीलिए कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट में 5 स्टेट इज नाउ हिंदूज आर माइनॉरिटी। सिर्फ त्रिपुरा और असम में हिंदूज मेजॉरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं रिसेंटली मैं त्रिपुरा जाके आई हूँ, गांव गांव में विलेज आफ्टर विलेज एज हैज बीन टेकन ओवर बाय क्रिश्चियन कन्वर्जन। मैं तो सुन के चौंक गई हूँ।
कि ये हो रहा है त्रिपुरा नहीं, सिर्फ त्रिपुरा नहीं, में नॉर्थ ईस्ट को तो ले ही रहे। आप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आप यहाँ वो उत्तर में आप पंजाब ले लो, उत्तर में हाँ, आप पंजाब बहुत बड़ा बिहार, एग्जाम्पल है अभी झारखंड, रिसेंट सब टाइम ले में। लो। सो ये सिर्फ सिचुएशन क्या है, इट्स नॉट जस्ट कन्वर्जन, इट्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन लैंड। एट द एंड ऑफ द डे द बिगेस्ट लूजर, द वर्स्ट लूजर्स आर द हिंदूज। अब मैं जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करती हूँ, नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया की नहीं बात करती हूँ, मैं हिंदूज की सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की भी बात करती हूँ। कि अब हिंदूज अगर निकाल दिया जाए और समाप्त किया जाए इंडिया की लैंड से, आपको क्या लगता है मैं इंडियन ओरिजिन होके, हिंदू होके मैं यहाँ पे कैसे जीऊंगी? और जो हमारे जो हिंदू पॉपुलेशन है, 1% हो, 2% हो, कनाडा में हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, हम कहाँ कैसे जिएंगे? हमारा जड़ कहाँ पे है? इंडिया है ना। तो आपकी क्वेश्चन जो है, आपकी ये जो सिचुएशन है, मैं आपको यहाँ से यहाँ पे इसलिए ले जा रही हूँ कि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, तो कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड द हिंदूज। अब हमेशा सिर्फ हम बोलेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कन्वर्शन की और कॉन्वर्सेशन के नाम बारे लिया में जाता बात है, नहीं ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, हाँ हाँ विच इज वेरी गुड, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हिंदूज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और सिवाच साहब, हिंदू सिवाच लैंड साहब, जो नहीं ठीक है, कन्वर्जन ठीक जो है। हो रहा एक है एक उसके के बारे में बात सिवाच, नहीं करते। एक के सिवाच, फिर इसका मतलब तो डेमोग्राफी चेंज करना, और फिर उसके बाद नाम क्या दिया जा रहा है? नाम दिया जा रहा है वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। किसका फायदा करना है, किसका क्या करना है, और किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है, ये सब हमने देखा। अब इसको नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए फिर अब ये जब लेकर के आते हैं, ये तो फिर उन लोगों के हाथ में ही जाएगा जो स्टेट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भले वो नक्सल मूवमेंट से जुड़े हों या फिर कुछ और एक्सट्रीम अल्ट्रा लेफ्ट हों, या फिर भले नॉर्थ ईस्ट में जो हुआ, जो आग लगी, उसको कैसे वो कन्वर्ट करना। और फिर मैं एक रेफरेंस दे देता हूं, यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कोट किया था, पीएम ने कोट किया था कि हमारे चुनावों में कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं चीज़ों को, वो भले हिंदू मुस्लिम के नाम से अफेक्ट करती हो, या माइनॉरिटी मेजोरिटी कन्वर्जन, तमाम चीज़ें यहाँ पे आई। या फिर जब राहुल गांधी जो है चुनावों से पहले में हमने देखा कि जब गए थे बाहर के दौरे पे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सबसे खराब है तो वो इंडिया में ही है, आपको ही चेंज करना पड़ेगा, आप इतने बड़े लोकतंत्र के रक्षक हैं, अमेरिका को कहा था, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। मतलब ये रेफरेंस पॉइंट्स जो है, कुछ डॉट्स मैं जोड़ रहा हूं, और फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, देखो सचिन, ये सच्चाई है कि यूएसएड जो यूनाइटेड स्टेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, अगर आप देखें कि इसका मकसद क्या है, मुझे लगता है जिन देशों के अंदर भी ये यूएसएड का इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा कार्रवाई की है जो कि उस देश के हित में नहीं है और जो यूएस चाहता है। अगर आप पहले देखें बांग्लादेश में इस यूएसएड का इस्तेमाल किया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया डीप स्टेट ने, और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, और एक मोहम्मद यूनस को पैरा ट्रूप करके लिया, जो कि एक प्रकार से सोरस के बहुत नजदीक थे, जो डीप स्टेट के नजदीक थे। तो बांग्लादेश और बैठे भी अमेरिकाई थे, यानी कि जैसे और बांग्लादेश में किया क्यों? हाँ। बांग्लादेश को किया क्योंकि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दी। कहीं ना कहीं ये सारे की सारे डॉट्स जो कलेक्ट होते हैं वो यही है, एक ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए उस देश के अंदर जो कि जो जैसा वो चाहे वैसा हो। अगर आप भारत में देखें, मणिपुर में लेकर आए, ये मणिपुर में जो सारी कार्रवाई हुई एकदम अचानक, इसने बिल्कुल सबको आश्चर्य कर दिया कि कुकी और मैतीस के बीच में लड़ाई होना, ये इतने सालों से इकट्ठे थे। फिर कुकी लैंड बनने की बात होने लगी, कुकी लैंड बनना चाहते हैं, उसमें क्रिश्चियन आएंगे, उसमें मिजोरम के क्रिश्चियन भी, उसके अंदर मणिपुर के भी जो नागालैंड हैं और कुकी हैं, और उसके बाद आपके म्यांमार के भी। तो ये बातचीत चलनी, तो ये सच्चाई है कि ये जो भारत के बारे में बात करें, यूएसएड ने $21 बिलियन किया, ये नहीं कि भाई लोग वोट डालें ऐसी जगह जहां वो चाहते हैं, एक डिस्टर्ब करें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को, एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आए जो प्लाइबल हो, जो चाहे वो कर लें, वो वीक गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। और यही इशारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जब इलेक्शनिंग हो रही थी इसकी तरफ इशारा किया था कि ये जो एनजीओज को पैसा देते हैं,
ये जो एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क एनजीओज हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, उनके पास पैसा आता है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो देश की जो नींव है उसको हिलाना और कहीं ना कहीं इलेक्शनों में ऐसा रिजल्ट हासिल करना जो कि देश के हित में ना हो बल्कि उस देश के हित में हो जो कि ये पैसा लगा रही है। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है और ये सच्चाई बहुत अच्छा हुआ कि अभी सबके सामने आई। जब बात करते थे तो इसको कोई नहीं मानता था। आज ये डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बता रहे हैं कि यूएस एड जो $21 मिलियन कैसे इस्तेमाल हुआ भारत में, कौन सी वोटिंग की, वो तो वैसे ही इतनी वोटिंग होती है, उसमें क्या ऐसा था कि इतना पैसा लगा। ये पैसा और तरीके से लगा है, ये एनजीओस को दिया गया है, ये एक बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया वोटर्स को, ये उनको खरीदने की कोशिश की है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेंगे जो कि एक प्लाइबल हो, वीक गवर्नमेंट हो। तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी है। और जब बात आती है कि क्या भारत कुछ एड चाहिए, भारत ने तो सुनामी में एड नहीं मांगी। उन्होंने कहा हमारे पास काबिलियत तो फिर इंडिया क्यों चुना? हम अपने बांग्लादेश समझ में आता है भाई, बांग्लादेश समझ में आता है, स्टेबलाइज होता है, डिस्टेबलाइज होता है, मुस्लिम नेशन है, और क्या भारत नहीं बनवाया था, समझ में आता है। नेपाल भी समझ में आता है। भारत जो कह रहे कि 5वीं इकॉनमी 3री बनाएंगे और उससे पहले मिले, ठीक है, वो बाइडेन तो अब आए थे ना, उससे पहले भी तो ट्रंप थे। तो फिर यूएस एड भारत, ये इंटरेस्ट क्या है शिवाज साहब? देखो, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो ना कि भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बनेगा, मगर यह भी समझना पड़ेगा भारत एक ऐसा देश है, उसने स्टैंड वही लिया जो भारत के हित में था। कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर था भारत के ऊपर रूस को लेके कि भारत रूस को एक प्रकार जो ये कहे कि वो एक इन्वेडर है, उसने हमला किया है यूक्रेन पे और आप रूस से ऑयल लेना भी बंद करें। मगर भारत इससे नहीं माना। भारत ने कहा जब यूरोप ले सकता है गैस और ऑयल एक प्रकार रूस से, तो भारत क्यों नहीं ले सकता? भारत एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चला। भारत ने कहा हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के भी हैं और रूस के भी हैं और हम न्यूट्रल नहीं बल्कि हम पीस के साथ। मुझे नहीं लगता ये भी कोई लाइक किया गया था अमेरिका और यूरोप कंट्रीज ने। वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं एक क्लियर स्टैंड ले भारत एंटी रशिया, जो हमने नहीं लिया क्योंकि हमें अपने हित देखने थे कि एक ऐसा देश जो हमारा 1971 के बाद हमारे साथ खड़ा रहा है रूस, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इशू था इसके अंदर। तो ये जो दूध का दूध और पानी का पानी अभी आ रहा है कि ये $21 मिलियन कैसे इस्तेमाल हुआ इन दिनों में, तो मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी है और हमें अभी चौकन्ना होना पड़ेगा और इन डॉट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा कि ये क्यों और किसने इसको पैसा आया, किस एनजीओ के पास आया और ये इनको कैसे खर्च किया गया। सचिन, तो क्या दीपक सर इसमें यह भी होता है कि ठीक है एनजीओ है, जाहिर सी बात है एनजीओ के थ्रू ही आएगा, आप मनी ट्रेल या फिर वो जो है कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे और डेवलपमेंट के फंड के नाम पे आ जाएगा, वोटिंग के फंड के नाम पे आ जाएगा। इतने हम बहुत बड़े दरिया दिल्ला जी इसलिए दे रहे हैं जी इन तमाम देशों को, इस नाम पे आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि देश में भी एक, भले वो ओपोनेंट कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, वो फिर ऐसी चीज़ों का सहारा लेती है या जिसे कहते हैं राजनीति में सब जायज़ है काइंड ऑफ, कि वो फिर अलाउ करती है कि ठीक है नेशनल इंटरेस्ट फिर भी थोड़ा पीछे रह गया, अगर मेरे को हटाना है सामने वाले को या फिर अनरेस्ट करना है तो मुझे जो है इसकी मदद ले लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो गाज है, चीज़ें जो हैं वो फिर पॉलिटिकली एक्टिव तो होंगी ही, और जिससे मैं नहीं कहता कि इसमें कौन है, लेकिन पॉलिटिशियंस तक तो जाएंगी ही। सर, आपने इतने स्पष्ट रूप से कहा है। जनरल शिवाज की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट आई टेंड टू बी लिटिल मोर ब्लंट। ये कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ना कहीं वो सब, मैं नहीं, आई एम डिफरेंट। मैं जानता हूं क्या हो रहा है। मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूं एंड आई हैव सीन किस तरह से वहां के जो नुमाइंदे हैं उनको, अगर वो प्रो अमेरिकन नहीं है तो अमेरिकन एजेंसीज ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश किया है। अब आप देखिएगा यूएस एड की एक फैक्ट शीट थी, ये पिछले साल उसको हटा दिया था फ्रॉम देयर वेबसाइट। क्या था उसमें? हमने फंडिंग की है। क्या मतलब फिर ट्रंप नहीं चाहता कि प्रो अमेरिकन हो? ट्रंप जो आते ही सबसे पहले क्या था? मैं आपको मैं बताता हूं सर कि हमने फंडिंग की थी 6200 जर्नलिस्ट की, आप उनमें नहीं है सर। हमने 707 नॉन स्टेट न्यूज आउटलेट्स को सपोर्ट किया और हमने 279 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है, डेडिकेटिंग टू स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट मीडिया इन मोर देन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान एंड रशिया। इसको उनकी वेबसाइट से गायब कर दिया।
6,700 जर्नलिस्ट को आप सपोर्ट करें, दिमाग खराब है आप लोगों का। सर, दिस एजेंसी, ये एक हिस्सा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो अमेरिकन डीप स्टेट या डार्क स्टेट का हिस्सा होता था, कि अगर आपकी सरकार हमारे हक में नहीं हटा दो। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो आपने बात की है, वो तो सीधी बात करता है सर, ही इज ए बैरन ऑफ बिजनेस, और उसकी मुलाकात हो रही है विद द नवाब ऑफ नेगोशिएशन, नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू इन्फ्लुएंस यू, तभी तो कह रहा है धंधा करो मेरे साथ सीधा, मैं ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन चोरी छुपे करने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ। सीधा सीधा बोलता है यस, आप अमेरिका की दोस्त बनो, मैं ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा। लेकिन जो पुराना वाला था वो इधर से उधर से ऐसे घूम फिर के करने की कोशिश करता है। दैट इज द फैक्ट सर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है। कुछ देशों में जहां के राष्ट्रपति, एंड आई कंक्लूड, एक देश 6 देशों में राजदूत मेरे बहुत अजीज थे, अभी जेल में है, दूसरे मेरे अजीज थे जेल में बैठा, तो उसकी मुझे एक मीटिंग में बोला, मिस्टर एम्बेसडर, मैं तंग आ गया हूं ये यूएस एड वालों से, मुझे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। अ डिनर ही हैड इन माय हाउस। मैंने कहा योर एक्सेलेंसी गुड लक, और फिर जो कुछ होना था उस देश में हुआ। ये ऐसे, माफ कीजिएगा, गंदे लोग हैं जो सोचते हैं कि जो कुछ करेंगे डॉलर के ताकत पर सारी दुनिया हमें माफ करेगी। सर, भारत बदल चुका है, ये इंडिया नहीं, ये भारत है। अब यहां तमाचा मारोगे, ये गाल नहीं दिखाते, हम मुंह तोड़ देते हैं। और यही आज 6 फुट 2 इंच से मेरा कद 6 फुट 8 इंच का हो गया। सरकार से मेरा अनुरोध है, बाहर निकाल दो इन लोगों को, ब्रिंग देयर नेम्स आउट, और इनको सजा दो जो देश के हित के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रेणु सिवाज मेरा समर्थन करें। पूर्णिमा, मस्ट बी प्राउड, मतलब जिस तरीके की बातें आपने इन दोनों से सुनी है, मतलब रियली प्राउड टू हैव दीज डिप्लोमैट्स एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स इन आवर कंट्री। सुनता अमेरिका भी है इस वक्त जो है, और तमाम उनके भी थिंक टैंक जो है वो तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं, और वहाँ पे भी वो जाता है कि डिबेट वहाँ पर इसको लेकर के चल कर रही है। बहुत अच्छी बात कही, और बहुत सीधे कहते हैं, ओपन कहते हैं वोरा साहब जो है ट्रम्प के बारे में। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं बनिया हूँ, तो इधर से भी कहा जाता है कि बनिया तो फिर मैं भी हूँ। मतलब अगर आम भाषा में कहा जाए तो फिर वो टफ नेगोशिएटर तो तभी निकलता है ना। एंड पूर्णिमा, इट्स गुड फॉर अस एंड गुड फॉर, जिसे आप कहते हैं इंडियंस एंड और ये वो। अब अगर पिंडोरा बॉक्स में कहूँ, ये जो खुला है, अब आप इसे बाहर बैठ के देख करके कैसे देखती हैं कि उसने किस $1 मिलियन सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं कहा कि देखो मैंने तुम्हारे बचा लिए, तो वहाँ पे जाकर किसी और को दे देते, और वो भी तब जब अभी ट्रंप के साथ मोदी मिल करके गए हैं। यहाँ पर जो पार्टी है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, जिसे हम ये कहते हैं कि वो वोकल है। अब आप इसे कैसे देखते हैं कि इसका एंगल किस तरफ जाएगा आने वाले टाइम में? देखिए, सर जी ने अभी बताया कि इंडिया चेंज हो गया, पहले जैसे नहीं है, लेकिन मेरे मेरे ख्याल से बहुत चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। मोदी जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, एक्चुअली आई लव दिस टू लीडर्स। ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, और मोदी जी को भी। दोनों का पर्सनली डिफरेंट है, उनके काम करने की तरीका डिफरेंट है, और उनकी जो भाषण होता है डिफरेंट होता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प आपने देखा है सीधे सीधे बोलते हैं, जो भी है सीधा बोलते हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता। इट्स नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस, ही इज एक्चुअली रनिंग दिस कंट्री, एंड ही, आपने उनका भाषण आपने सुना होगा, स्पेसिफिकली उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आई एम सॉरी टू से, इट्स सैड टू से दैट दिस कंट्री इज अ वेरी करप्ट कंट्री। ये उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इट इज सैड टू से कि ये कंट्री बहुत करप्ट कंट्री है। मुझे एक बात बताओ, कौन से लीडर हैं इंडिया की इतना क्षमता रखते हैं कि स्टेज पे पोडियम में जाके बोले, सीधी सीधी बोले कि हमारा कंट्री करप्ट है, मैं जाके वहां पे क्लीन करूंगा? मुझे एक लीडर बता दो, एक लीडर बता दो। और सीधा सीधा बोलते हैं, अपने पार्टी को भी नहीं बोलते ना, आप दूसरे पार्टी को तो छोड़ ही दो। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट भारत चेंज हो रहा है। मैंने भी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, इन फैक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे पैसे की नाम पे वोटिंग चलती थी, लेकिन वहाँ पे कुछ काम नहीं होता था। लेकिन मैं जाके खुद के देख के आई हूँ कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इट इज नथिंग कंपेरेटिवली व्हाट शुड हैव हैपेंड इवन नाउ। 10 साल के बाद बहुत काम बाकी है और बहुत कुछ करना है, लेकिन सीधी सीधी बात बोलते नहीं है। हमारे स्टेट त्रिपुरा में, आप मुझे बताओ कि त्रिपुरा में जहाँ पे 80% हिंदूज है, वहाँ पे क्रिसमस मनाने का क्या ज़रूरत है? वहाँ पे बीजेपी सरकार है, मुझे आप बताओ। और उन वहाँ, मैं किसी के बारे में किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। मुझे आप बताओ
what kind of एजेंडा गोइंग ऑन इन त्रिपुरा, जहाँ पे 80% हिंदूज रहते हैं, वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। शॉपिंग सेंटर से लेकर शॉपिंग सेंटर, रास्ते से लेकर रास्ते, सब लाल टोपियां पहन कौन के है घूम रहे इसके थे। पीछे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। 21 मैं मिलियन तो वही बता रही हूँ ना, तो बीजेपी सरकार भी है वहां पे, तो फिर वहां पे ये क्यों हो रहा है? मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, मैं इंडिया बोर्न हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में हूँ। ये जाके मेरा आँख खुल रहा है कि वहां पे ऐसे चल रहा है। नहीं नहीं, मैं ये कह और रहा हूँ गांव नहीं से गांव इंडिया में और त्रिपुरा में भी ऐसा हो रहा है। नहीं, वो गांव से ठीक है। गांव। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब 21 मिलियन की बात करता हूँ, ये वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने की, आप उसे जोड़ती हैं हिंदू हिंदू आइडेंटिटी और इट त्रिपुरा इज क्रिश्चियन। डायरेक्टली कनेक्टेड टू कन्वर्शन एजेंडा। ये जो तो वही तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि फिर रिसीव कौन कर रहा है ये अमाउंट जो कन्वर्ट करवा रहा अच्छा, है? ये अभी तो निकला है क्या, आज कल ये निकला है 218 मिलियन वेंट टू कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज। ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड था मणिपुर में कन्वर्शन, फोर्स्ड कन्वर्शन कराने के लिए। सेकेंडली, दीज आर द सेम ऑर्गेनाइजेशंस हु एक्चुअली स्टूड अगेंस्ट पीएम मोदी, ऑल्सो स्टूड अगेंस्ट मतलब आप, अब मैं राइट टू थोड़ा और एजेंडा। सिंप्लीफाई करूँ, इसका मतलब कन्वर्जन करवाना या फिर वो आपने कहा है ऐसी चीज़ों को फंड करना, वो इसलिए करवाया जा रहा था कि क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस एंटी मोदी या एंटी वो हिंदू थी और उनको कन्वर्ट करवाना था कि अब वोट अगेंस्ट करें। because you are building a army, a militant anti hindu militant बना रहे हो, और जो इंडिया के अगेंस्ट जाने वाला है। बिकॉज ये सिर्फ मैं नहीं बता रही हूँ, राहुल गांधी की तो रिसेंट उनको स्टेटमेंट बताया नहीं उनको था कि फंड करके उन्होंने अमेरिका का क्या फायदा? अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका से क्रिश्चियनाइज कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी यूएस एड फंड करके वो नेपाल में क्या कर रहे थे? एंटी हिंदू काम ही तो कर रहे थे ना। टारगेट क्यों कर रहे थे एथीज्म बनाने के लिए? तो एमपी का स्टेटमेंट आ गया नेपाल का कि इट वाज टारगेटेड बिकॉज नेपाल इज द लास्ट फाइनल हिंदू किंगडम। ये फंडिंग क्यों आ रहा था? ठीक है, और ठीक है प्रदीप। मुझे एक बात बताएं, ओके मुझे एक बात फाइन। बताएं, रिसेंटली ये कॉन्वर्सेशन तो आई है ना, ठीक। हेमंत बिस्वा शर्मा एक्चुअली फाइल्ड एन एफआईआर against Gogoi's wife Elizabeth Gogoi because she had connection to Pakistan, and जो आपके जो वहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे तब भी वो, और सी एक्चुअली सीएए प्रोटेस्ट हुए थे तब she was frequently visiting India. She doesn't even have Indian citizenship, whether she's married to a Indian citizen or not, or actually an MP son, a chief minister's son, and MP's wife, and she doesn't have an ठीक। Indian citizen. So अच्छा ठीक। मैं आपको ये हाँ ठीक। कनेक्शन इस हाँ कर रही हूँ कि ठीक है it's प्रदीप। important प्रदीप, फिर the तो Hindu जिम्मेदारी कहीं के ना बारे कहीं में एक बात एज ए सिटीजन, ठीक है, उन्होंने कंसर्न दोनों ने बता दी है, शिवाज साहब ने भी बता दी, दीपक साहब ने बता दी कि वो करती हैं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। अमेरिका एक जिसे कहते हैं डार्क स्टेट, डीप स्टेट जो है, 21 बिलियन तो ट्रंप खोल करके कह देते हैं कि देखिए ऐसा है कि वोटिंग टर्न आउट, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस कह रही थी आज की श्वेत पत्र ले आओ, पता लग जाएगा किसको मिला। आपके जिसे कहते हैं रडार पे भी रहती है तमाम एनजीओज जो इस तरह का, या फिर कोई ऐसी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो करती ह्यूमन राइट या फलाना काम है, लेकिन वो चीज़ जो है किसी एजेंडे के तहत हो रही होती है। तो जिम्मेदारी तो फिर कहीं ना कहीं ओनस तो फिर आपका बन जाता है ना। वो तो ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बता रहा है कि 21 मिलियन मैंने उनको दिए थे, रिसीव तो यहाँ हुए थे ना, और थ्रू एजेंसीज ही हुए होंगे, थ्रू ट्रांजैक्शन ही हुए होंगे, थ्रू कुछ जो भी ट्रेल हुआ होगा। उसमें हम पीसी करके कांग्रेस से पूछे, कांग्रेस पीसी करके कही कि श्वेत पत्र ले आओ, उससे फिर मुझको क्या पता लगा कि वो 21 मिलियन मेरे स्टेट को किसने कैसे रिसीव करके नुकसान पहुंचाया? सचिन जी, भारतीय संविधान में आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, आदमी जानता है कि उसने पाप किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट तक वो कहता रहता है कि नहीं नहीं मैं साफ पाक हूं, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, मैं एकदम साफ पाक हूं, जज साहब मुझे छोड़ दीजिए। ये आते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। वो जानता है कि उसने घोटाला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो साफ सुथरा हूं। अब सर मैं एक बड़ी सिंपल सी क्लियर बात बताना चाह रहा हूं। मैं वर्तमान जो राजनीति है वो गर्म खाने में यकीन नहीं रखती है, ठंडा करके खाने में यकीन रखती है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो रियल हमारी डेमोक्रेसी है ना, ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है कि एक सीन के बाद दूसरा सीन आएगा और रिएक्शन हो जाएगा और 3 घंटे के एंड में सुखात्मक अंत हो जाएगा। लेट्स वेट। ये जो कांग्रेस बोल रही है ना, इनके देखिए धागे तो सारे खुल चुके हैं, इनका बोरा एकदम फट चुका है, सारी सिलन उधड़ चुकी है।
ना आप लिटरली, मैं दीपक सर को प्रणाम करता हूँ, सर को प्रणाम करता हूँ, मैम को भी प्रणाम करता हूँ। दीपक सर को मैंने क्लास सेकंड से देखा था टीवी में, और देखिए 30 साल बीत गए और अब हम हैं यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ सर, कांग्रेस उस समय भी कहती थी, इंदिरा जी के समय से 1972 से कह रही है गरीबी हटाना है, आज तक तो हटा नहीं पाया। राहुल जी 99 से 100 में आ गए। तो कांग्रेस विल नेवर एवर एक्सेप्ट, कभी नहीं वो स्वीकार करेंगे कि उन्होंने कुछ गलती की है। सर पूरी किताब क्लियर है। आप बताइए 2004 के बाद जो फेरा के कानूनों में उल्लंघन हुआ था, बदलाव हुए थे, जो आते थे बाहर से पैसे, सबसे ज्यादा चीट रिकॉर्ड हाय तौबा मचाने वाले कौन लोग थे? 2002 का डेटा उठा के देख लीजिए, 2020 के बाद का डेटा उठा के देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुए थे। 2004 के बाद से 2014 में आए ना हम, बीते 10 वर्षों में जो खेल हुआ, आप भी कुछ मत छोड़िए सर। हम फिल्मी गाने बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ फिल्में जो बनती थी बीते 10 वर्षों में, उन पे किन आर्टिस्ट और कौन से कल्चर और कौन से स्क्रीन प्ले का प्रभाव था, ये भी देखा जाना चाहिए। तो कांग्रेस के धागे खुलेंगे। थोड़ा समोसा गर्म है, ज्यादा गर्म खाएंगे अपना मुंह जल जाएगा, ठंडा होने दीजिए। चटनी लगा के, लाल और हरी चटनी लगा के हम धीरे धीरे सबको खिलाएंगे। जो भी भारत देश के द्रोही कांग्रेस वाला है है नहीं, मैं सबको। पूछ लेता। अभी कोई कांग्रेस वाला है नहीं, मैं पूछ लेता, वरना पवन खेड़ा से लेकर अब सर, वो आपके के जयराम तरफ से रमेश कांग्रेस वाले तक कहाँ? नहीं, जयराम रमेश तक कह देते हैं श्वेत पत्र ले आइए ना भाई। अगर एनजीओ को दिए, अरे पार्टी को दिए, सर, किसको दिए, ले आइए श्वेत पत्र, पता लग जाएगा। आप ठीक, सर, एक आप बार कह रहे हैं क्या कि था आप ना, वेट कर लो, सचिन जी, ठंडा होकर के खाएंगे, सचिन जी, लेकिन वो तो नहीं, कंज्यूम सचिन हो गया जी, सर, वो खा लिया, खाएंगे क्या, वो सुनिए, खा सुनिए। लिया। चलिए सचिन ठीक जी, है, आप जवाब- 240 आए, जवाब वापिस देता आ गए, लेकिन वो कह रहे वोटिंग टर्नआउट का मतलब ये होता है, वोटर टर्नआउट या फिर इस पैसे का मतलब होता है। भाई आपने अभी इसका मैं जिक्र जयराम- किया था ना, पीएम ने इसका जिक्र किया था, विदेशी फंडिंग आ रही है। भाई उस वक्त ही अगर पिंडोरा खोल देते, वो ट्रम्प तो थे भी नहीं उस वक्त, जरूरत ही ना पड़ती, नहीं सचिन पता जी, लग मैं जाता आपको एक बात सीधा बताता हूं। कांग्रेस कौन, एनजीओ सचिन क्या, जी, वो प्लीज क्या बोलने नहीं। दीजिए ना। सचिन जी प्लीज, मैं बताता हूँ सर। मैं गोलकीपर था, मैं अपनी डी के टाइमलाइन पे रहता हूँ। 60 गज का मैदान होता है हॉकी का, और मैं अपोनेंट की पूरी टीम को और उसके गोलकीपर को भी यहीं से चिल्लाता था, अपनी 100 गज दूर से चिल्लाता था कि अरे तेरे दम है तो आ, तेरे दम है तो आ। मैं प्रमोट करता था, मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ हॉकी का। तो मैं अपने गोल पोस्ट पे खड़ा होकर के सामने वाले अपोजिशन को मैं चिल्ला रहा हूँ कि तेरे दम है तो आ। अब अगर मैं सेंटर हाफ होता या फॉरवर्ड का खिलाड़ी होता तब मैं अटैक बनाता ना। तो जयराम रमेश जी की वही हालत है, अपनी फ्रंट लाइन पे तो वो है नहीं, अपनी गोल लाइन से वो चिल्लाते रहते हैं, सो दैट अपोनेंट कुछ कर ही ना सके। तो दिस इज व्हाट द हालत ऑफ कांग्रेस इज। अब मैं अपनी गोल पोस्ट पे चिल्लाता रहूं, गालियां देता रहूं, तो कांग्रेस की हालत इस समय वही है। उनके कुछ बस में नहीं है, वो अपने मुट्ठी से रेत खिसकते देख रहे हैं। इनको पता है कि मेरी रेत जा रही है। वी आर लूजिंग, वी आर लूजिंग। हमारी जड़ें खोखली हो चुकी है, हम खत्म हो चुके हैं। उनके पास एक मुंह है और एक जुबान है, बस उसी का उपयोग हो रहा है। उसके लिए भी फ्यूल कुछ दिन में बंद हो जाएगा। खुलने तो दीजिए पत्ते, फिर मजा आएगा। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अगर मैं कहूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शुरू होने दीजिए। ये लेजिटिमेट जो मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर परम आदरणीय ट्विटर के वर्तमान के मालिक श्री आई एम सॉरी एक्स एलन मस्क। एलन मस्क। यस मिस्टर मस्क ने जो मस्का मारा है ना वहां से, वो कईयों के ढीले कर देगा। कांग्रेस के तो कम से कम ढीले कर ही देगा, और देखिएगा फिर पत्ते कैसे खुलते हैं। जो इनका सर, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया था, ये कैसा भी पैसा है हजम कर जाते थे। अब उस डाइजेस्टिव सिस्टम पे जुलाब डालने का काम शुरू हो चुका है, और जब ये बार बार वॉशरूम जाएंगे फिर निकलेगा कि देखिए इस रास्ते से पैसा आया था, इस रास्ते से पैसा आया था, और ये इनके खाते में गया था। ये जो सिविल सर 2012 के पहले सिविल सोसाइटी शब्द वाज नॉट वेरी मच प्रोमिनेंट इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ 3 ही बातें होती थी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। तो ये जो सिविल सोसाइटी बनके एक स्पेशल क्वाइड वर्ड आया, ये इतना घातक वर्ड आया कि हम लोग को लगा वाह, सिविल सोसाइटी ने निर्भया को दिला दिया, उसका न्याय दिला दिया। प्रदीप उसी जी, से अरविंद सीरियस केजरीवाल क्वेश्चन जी ये पैदा है हो कि गए। बहुत तो आसानी से, चलिए ठीक है, आपने कह दिया, आप प्रवक्ता हैं, वो ठीक है कि वो आएगा, कांग्रेस के दिन लद गए, लेकिन 21 मिलियन आया कि क्या अकेली सारी कांग्रेस खा गई? ऐसा है कि 2 बार से आपकी गवर्नमेंट जो है वो लगातार 10 साल से सरकार नहीं, एक सेकंड 10 साल से गवर्नमेंट थी, हर चीज़, हर एजेंसी, तमाम एनजीओज पर आपने भी काबू पाया, काबू लगाया। इतना आसान थोड़ा ना होता है कि अपनी एजेंसीज के रहते रहते पैसे आते रहे, डेमोग्राफी चेंज होती रही, कोई करवाता रहा और हमारे को पता ही नहीं लगा। आज ट्रंप आकर के बता गया तो हमने कहा कि धप्पा। शिवाद साहब, ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब 10 साल से कुछ तो होगा ना, सब एजेंसीज रहती हैं। आज तो आप मुखर तरीके से कह सकते हैं
लेकिन वो 21 मिलियन कंज्यूम तो हुआ ना, किसने कंज्यूम किया? ये सवाल तो मैं रिजीम से पूछूंगा। ठीक है, रिजीम उसके पास नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए यूएसएड, लेकिन वो यूएसएड क्या ओपोनेंट की थी कुछ? ये तो आज आप कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कहा। ठीक है सिवात साहब। हाँ देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो अगर आप ये फार्मर एजिटेशन देखेंगे तो बार बार ये शक आ रहा था कि ये फार्मर एजिटेशन क्या ये जेन्युइन है या इसके अंदर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सर ये पैसा तब लग क्यों रहा नहीं है। पकड़ में आया? मैं गवर्नमेंट से ये पूछ रहा हूँ। हाँ बताता हूँ सचिन, देखो उसको क्या बात है कि जब भी इस पॉइंट को रेज किया जाता था तो सोचता था कि गवर्नमेंट ये डाइवर्ट कर रही है अटेंशन और गवर्नमेंट वीक है और ये इंडिजिनस है। मगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया जा रहा था कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, उनको फंड मिलने हैं, क्योंकि इतने क्या हो सकते हैं कि उनको इतना लग्जूरियस सामान है उनके पास जो लग रहे थे वो फार्मर तो नजर नहीं आ रहे थे किसी तरीके से। तो उसी समय शक पड़ा था कि कहीं ना कहीं ये पैसा बाहर से आ रहा है और इसको कराया जा रहा है। दूसरा मैं जो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा सचिन, कि जो पिछली गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, वो ऊपर से तो बहुत नजर आ रही थी भारत के साथ, मगर देखें हमने जो G404 इंजन और G414 इंजन है वो हमें तेजस मार्क 1 के लिए चाहिए, हमने उसके लिए पैसा भी दे दिया। आज तक उन्होंने हमको इंजन नहीं दिए और हमको टालते रहे। ये पॉइंट एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट था कि भाई आज HAL ये बना नहीं पा रहा है तेजस मार्क 1A क्योंकि हमारे पास जो इंजन आने थे यूएस से वो नहीं आए। अब ये जो हरजीत सिंह निज्जर का केस था कनाडा में, कि भाई हरजीत सिंह निज्जर का केस एकदम आ गया कि भाई इसको भारत की किसी एजेंसी ने मरवाया, उसकी इंटेलिजेंस किसने दी थी? वो भी अमेरिका डीप स्टेट ने दी थी और वो जस्टिन ट्रूडो इसमें आके वो शेर बन रहे थे, उसके पास एविडेंस तो था नहीं, बस वो यही कही थी देयर आर एलिगेशन, स्ट्रॉन्ग एलिगेशन। तो मैं पॉइंट ये है कि ये सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा है और ये चीजें आएंगी और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टांस कि ये जो पैसा दिया जाता वोटर है उसके लिए नहीं, ये वोटर बढ़ाने, वोटर तो बढ़ेंगे मगर ये इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक रिजल्ट अपने हिसाब से कराने के लिए, एक ऐसी गवर्नमेंट लाने के लिए जो प्लाइबल हो, जो वो कहें वो कर सके, ये एक बड़ा बड़ा मकसद होता है। और ये अब चीजें निकल के आ रही हैं जो भारत जैसे देश में हो सकता है इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा ना हो और इसका रिजल्ट चेंज ना कर सकें, मगर छोटे छोटे देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या आपको और ऐसे श्रीलंका, इसमें इसका इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है क्योंकि इतना पैसा बहुत कुछ कर सकता है। और ये सच्चाई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं वहां 70 से सर्व किया कि जिस प्रकार से मणिपुर में एकदम ये हुआ और मणिपुर में समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, और फिर बात आने लगी कुकी लैंड की कि क्रिश्चियन जो हैं वो मणिपुर से भी आए और म्यांमार से भी आए, उसके बाद मिजोरम से भी आए, चिटागोंग हिल बांग्लादेश में उनको भी मिलाया जाए, एक कुकी लैंड बने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, जब ये पॉइंट रेज करते तो कोई नहीं बिलीव करता था, मगर अब 2 और 2 4 जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को अभी उजागर किया है, मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंस है और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन अ प्रॉपर मैनर, इन टाइम बाउंड मैनर। सचिन वोरा साहब, फिर इसका मतलब ये चीज़ हुई ना, आप अगर 6 देशों में 7 देशों में हमारे राजदूत रहे हैं, तमाम विदेश मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, तमाम बायलैटरल्स में आप बैठे हैं, मैं आपकी बात करता हूं, तमाम पॉलिटिशियंस जो कि सत्ता में रहे हैं, प्रधानमंत्री या फिर जो नॉन, जिससे हम ये कहते हैं कि विपक्ष में भी रहे हैं, उनके साथ भी बैठे, उनके मिजाज को भी भांपते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भारत में भी कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस रहे होंगे, रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं जिनको वो पिक एंड चूज करती हैं कि ये हमारा मोहरा बन सकते हैं, ये इस तरीके से पकड़ में आ सकते हैं कि अगर मैं डीप स्टेट के माध्यम से यहाँ पर जो है गवर्नमेंट चेंज करना, तमाम वो करना चाहूँ, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर लूँगा। इसका मतलब हमारे देश में ही देश के खिलाफ सरकार बदलने के लिए, सरकार में आने के लिए, देश के खिलाफ जाने के लिए भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स, भले वो पॉलिटिक्स में हो, तैयार बैठे हैं जिनको ये एजेंसीज पिक एंड चूज कर लेती है, पहचान लेती है, जो शायद बाहर जाकर ये भी कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है, देश लाने लायक नहीं है।
तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है। वैसे तो हम भी करते हैं, हम किसी भी देश में जहां हो, जहां मैं रहा हूं राजदूत, हर शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन के साथ हम दोस्ती रखते हैं। सरकार के साथ हम डील करते हैं, ऑपोजिशन वालों से हम मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट क्वाइटली करते हैं कि ज्यादा शोर ना मचाएं उसके बारे में। और फिर सरकार को हम बता देते हैं कि भाई मैं फलाने ऑपोजिशन एमपी से मिला, एटसेट्रा, आप लोग नाराज मत। एक चीज मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, जो आपने पिक एंड चूज की बात करी। सर आपको याद होगा 1984 में यूनियन कार्बाइड का इंसिडेंट हुआ था, मैं उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था, आपको याद है सर? और बिल्कुल उसके याद है। भोपाल में हुआ था, और उसके चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और तुरंत उनको छोड़ दिया गया, रिहा किया गया। लुकआउट सर्कुलर इशू होने से पहले वो जहाज में बैठ के अमेरिका वापस सर चले गए। बिठाया गया था सेफ पैसेज के साथ, जहां तक हमने पढ़ा है। ये उसको बोला था कि चला जाए यहाँ से। उसका क्यों किया हमने ऐसे सर? अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये आपने पार्लियामेंट की डिबेट में देख लीजिएगा। हमारे एक फॉरेन सर्विस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, मोहम्मद यूनुस उनका नाम था। ही वाज वन ऑफ आवर एम्बेसडर्स, बाद में प्रधानमंत्री के वो विशेष सलाहकार भी बने इन द 1980s। उनका बेटा 35 साल की उसको सजा हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वायर फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड, कई चीजों में। और मैं जाता था उनको जेल में मिलने के लिए, कॉन्सुलर एक्सेस जो हम कहते हैं। और जब इस आदमी को, एंडरसन को वापस भेजा, दिस इज इन पार्लियामेंट, मैं कोई ऐसी जानकारी आपको नहीं दे रहा जो खुफिया हो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए उसके बाद 84 के बाद, उस व्यक्ति को रोनाल्ड रेगन ने प्रेसिडेंशियल पार्डन देके रिहा कर दिया। अब क्या ये वॉरेन एंडरसन को आपने छोड़ा और हमने आपके इस बच्चे को छोड़ दिया? क्या मतलब होता है इसका सर? आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया उन्होंने, उस लड़के को, क्योंकि द एलिगेशन अगेंस्ट हिम वाज प्रूवन। उसने स्वीकार किया, हाँ मैंने अमेरिकन सिस्टम को ठगने की कोशिश की है। सो ये जो आपने बताया ना, चेरी पिकिंग जो हम कहते हैं, इसको करो उसको करो ऐसे करो, सब लोग करते हैं। और अमेरिका तो खैर दुनिया का अंकल है, सबका अंकल सैम, वो सोचता है मैं जहां चाहूं कर सकता हूं, लेकिन उसका एक ही असर पड़ता है, जो अमेरिका दोस्ती करना चाहता है वो बहुत जल्दी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। आई डोंट थिंक टुडे अमेरिका इज रिस्पेक्टेड। विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं तो बहुत इज्जत करता हूं, दोनों बच्चे मेरे वहां। अमेरिका टुडे इज सस्पेक्टेड, नॉट रिस्पेक्ट। और ये भारत के लिए $20 मिलियन भले ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कह रहा है, ये यहाँ के लिए कितना बड़ा खुलासा है। और हमारे आगे जिस एग्जाम्पल का जिक्र किया, ये इस तरीके से होता है, वॉरेन एंडरसन से लेकर के तमाम चीज़ें, सरकारों को अफेक्ट करना, डिस्टेबलाइज करना, वो सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स, और उससे पहले इस तरह का विदेशी दखल जो 21 मिलियन वो खुल करके कहता है मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है हमारे को नहीं फर्क पड़ता, वो ठीक है, प्रदीप जी कह रहे हैं आगे और खुलेगा, फिर आप देखना क्या आएगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिक्स? ये बड़ा अच्छा है कि इस बात का खुलासा हुआ है। हमको मालूम था कि ये पैसे आते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट्स फोर्ड फाउंडेशन के भी हमने फ्रीज कर दिए थे, और हमने नजर रखी थी जब उनके साथ आज से 10-15 साल पहले हमारे संबंध ठीक नहीं थे, वो एनजीओज को फंड करते। तो हमने कहा था कि इन एनजीओज को फोर्ड फाउंडेशन अपने पैसे नहीं दे सकती। फिर उस समय मेरा ख्याल मिसेज हिलरी क्लिंटन या कौन थी, उन्होंने फोन किया, कुछ और लोगों ने फोन किया, हमने वो प्रतिबंध हटा दिए थे। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम सीख रहे हैं सर। ये कलेक्टिव विजडम हल्के 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 आता है, डे वन से हमको मालूम नहीं है। हम इनकी करतूतें देख रहे हैं और अब हम और सतर्क हो जाएंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर, और ये मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंट, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें मालूम है क्या करना है, और जब समय आएगा, जैसे जैसे आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी सर। अब भारत इन चीजों से इतने डॉलर दे दिए, वो दे दिए, उसके बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी, उसकी पत्नी को छुट्टी दे दी वहां पे, व्हाटएवर, दैट डजंट, जैसे जैसे देश की तरक्की होती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, दीज थिंग्स डोंट इम्पैक्ट। तो बहुत खुलासा होगा, और फिर काली करतूतों के ऊपर श्वेत पत्र अवश्य जारी होगा। प्रदीप जी, सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल किट बन के ना रह जाए, क्योंकि ये चीज़ें अब पहले भी, जैसे सिवात साहब से मैंने पूछा, लास्ट कमेंट लूँगा आपसे, एम्बिट में थी कि चलिए किसी ने खालिस्तानी का नाम लाया, उसने कहा कि देखिए उनको खालिस्तानी बना दिया, फिर उसके बाद शक होता था कि नहीं वो विदेशी फंडिंग, कैसे पोस्टर शाहीन बाग में उसमें CAA और से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, और वहाँ पर बैठे कि नहीं भैया जी उनको भी इंक्लूड करो जब आप सिटीज़न अमेंडमेंट तमाम चीज़ें लेकर के आते हैं। वो चीज़ें चल रही थी, बिरयानी से लेकर के तमाम चीज़ें हमने देखी थी ना आपकी नज़र में, जब हमारी नज़र में भी थी। तो ठीक है, उस वक्त हो सकता है कि एक आदमी का वो रहता है कि भैया फिर ये देखिए ये सबको दबाती है, ये करती है, वो नैरेटिव बनने नहीं दिया गया। किसान कानून आखिरकार जीत किसानों की हुई, सो कॉल्ड किसान, वो चीज़ें भी माफ़ हो गई। अब भी ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं ना, फुटबॉल का मैच बन के ना रह जाए, भले आप डी में खड़े हों या फिर सेंट्रल फॉरवर्ड हों, कि आपने इधर से गेंद फेंकी, उधर जयराम रमेश ने उधर से गेंद फेंक दी, ये बन के ना रह जाए। सचिन जी,
ये बड़ा ही गंभीर सवाल आपने किया, तो मैं गंभीरता से इसका जवाब दूंगा। देखिए, हमारी सोसाइटी बड़ी फ्रेजाइल सोसाइटी है। यहाँ अफवाहों का दौर बहुत जल्दी गर्म होता है और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो वर्तमान जो नेतृत्व है, जो प्रेजेंट सेंट्रल में गवर्नमेंट है, वो चाहे कोई भी सेक्शन हो, आप बताइए कितने बम फूटे और कितने बार दंगे हुए। ये एक अचीवमेंट है। 2004 टू 2014 तक जो दंगे हुए उनको नोटिस कर लीजिए। तो जो मैच्योर पॉलिटिक्स होती है तो उसमें कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इतना बड़ा कोलैटरल डैमेज ना हो जाए कि हमारे सिटीजन पे आ जाए। सरकार का काम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना है। आप बताइए, शाहीन बाग में अगर कोई एक्सट्रीम एक्शन हुआ होता, सारे बिल में पानी भर दिया जाता और चूहे बाहर आते, और चूहे वो बाहर आते तो वो हमारी ही बोरियों को काटते, वो हमें ही परेशान करते। राइट सर? तो आप एक भरोसा रख सकते हैं कि मोदी जी की जो सरकार है वो छोड़ेगी तो नहीं किसी को। ये जो निकल के बाहर आया, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई और सरकार होती तो इस तरह से हो पाता? नहीं, सर ने बोला कि देखिए वो व्यापारी है, उनको व्यापार करना है, उसके लिए वो दोस्ती करेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। वो ये सार्वभौमिक नियम है सर, बिना स्वार्थ के कोई प्रीति और कोई रीति नहीं होती है। लेकिन क्या हमारे नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? अगर हमने एक्सट्रीम एक्शन नहीं लिया, हमने बहुत जल्दी से रिएक्ट नहीं किया, उसमें हमारे समाज की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। हम नहीं चाहते कुछ लोग छोटी सी बात पे दंगों का रूप ले लें, भड़क जाए, उससे नुकसान हमारा ही होता है। अगर हमारा नेतृत्व इस प्रकार से सोचता है, इसका मैं ये नहीं छिपाना चाहता कि हम एक्शन नहीं लेंगे। सर, ये क्या खुल के आ रहा है? ये बातें आप जनरल पब्लिक में डिस्कशन की है, ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि लो, थिंग्स हैव चेंज्ड। We are going to take corrective measures and we are going to uncover all the culprits, especially those who do MOU with China, those who get special funding and their relatives in Pakistan and God knows wherever they are. अब ये अगर मैं बोलूं तो मैं तो सीधे बोलूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को जो पैसे आ रहे थे वो इसीलिए आ रहे थे। नो, आप 6 महीने बाद इसी गेस्ट पैनल को बिठाइएगा और मैं बताऊंगा वेयर अरविंद केजरीवाल इज। वी नीड फंड्स, we need fuel to run the cars and we need fuels to make the कार्यकर्ता। इनके जो आम आदमी पार्टी वाले सैलरीड एम्प्लॉय थे, आज वो भाजपा के एम्प्लॉय है, क्योंकि उनको एम्प्लॉय वो मतदाता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये जब तक इनके पास पैसा है तब तक ये सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज दे आर नो वे टू स्टैंड। दिल्ली इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी सर। सी द डिफरेंस एंड वी कैन टॉक अगेन एंड अगेन। अब देखिए, कोई किसान नहीं आएगा, नो किसान इज गोइंग टू कम हियर। आई टेल यू सर, आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से दिस, because they don't have fuel for their cars। वो जो मर्सिडीज आती थी ना, वो जो लंगर लगता था पिस्ते का और पिज्जा का, that is not going to happen। I can very responsibly, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, अगर कोई भड़काने की कोशिश करेगा तो उसकी पूंछ पकड़ ली जाएगी और उल्टा लटका दिया जाएगा। ये जो फंड का ट्रेल है, मैं उसको कह रहा हूँ, नॉट फॉर एनी, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं। वो जो पैसे आने की ट्रेल है उसको रोका जाएगा। अब देखते हैं कौन सा किसान आंदोलन होता है सर। ये जो टिकट के जितने भी थे, देर ऑल स्टेज वर्कर्स, उनको दिहाड़ी पे काम करते थे, उनको स्क्रिप्ट पहले से पता थी, और वो जो देने वाला था, जो चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए था, तो वो डायरेक्ट पैसा था। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसको कहने की, बट वी आर ऑल कॉमन सेंस, हमारा सबका कॉमन सेंस, एंड द मोस्ट अनकॉमन सेंस इज कॉमन सेंस। इसीलिए मैं कह रहा था कि शाहीन बाग में हम दंगा नहीं भड़काना चाहते, इसीलिए सरकार में थोड़ा पेशेंस बरता। और हमारे यहाँ जुडिशरी भी है सर, अभी तो उसके भी, अभी आई रिस्पेक्ट माय जुडिशरी, बट समझदार के लिए इशारा काफी है। कैसे सर, एक्स्ट्रा इंसेंटिव सबको चाहिए। और कुछ लोग, मतलब जैसे सर ने कहा ना कि आप पत्रकारों पे से, चलिए अच्छी बात है सर, ठीक है। अब मैं इसकी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करता, अगर कोई दूसरे प्रवक्ता भी होते हैं। अब अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं सवाल आपसे पूछूंगा और इसका जवाब भी आगे भी आपसे लूंगा। आप